नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। सांप्रदायिक समस्या। इस देश के लिए सबसे बड़ी जो समस्या सांप्रदायिकता, वो सांप्रदायिकता इस देश में कब आई, कब इसका जन्म हुआ, कौन इसका दोषी है, ये हम इस व्याख्यान में करेंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता, ये हमारे व्याख्यान का शीर्षक है, टॉपिक है और आज उस पर पहला व्याख्यान है। क्योंकि हम इतिहास के जिस काल का अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें हमें ब्रिटिश भारत में इस समस्या का अध्ययन करना है। स्वतंत्र भारत में न करके, अब ठीक है प्रसंगवश स्वतंत्र भारत की बात भी आ जाती है क्योंकि सांप्रदायिक समस्या है, लेकिन हमारा जो अध्ययन का जो केंद्र है वो ब्रिटिश भारत है। विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास में सांप्रदायिक समस्या का अर्थ है विभाजन से पूर्व 26 करोड़ हिंदू। विभाजन किसका? देश का, भारत का विभाजन, जो 1947 में हुआ। एक नया देश इस धरती पर पाकिस्तान बना, भारत से अलग होकर के। तो विभाजन से पूर्व 26 करोड़ हिंदू समुदाय का लगभग 9 करोड़ 40 लाख मुस्लिम समुदाय के साथ संबंधों का विश्लेषण है। समझ रहे हैं आप बात? आधुनिक भारत के इतिहास में सांप्रदायिक समस्या का अर्थ विभाजन से पूर्व हिंदू जो कि 26 करोड़ थे, मुसलमान जो कि उस समय 9 करोड़ 40 लाख थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय, इनके आपस का जो संबंधों का विश्लेषण है वो हमें करना है। भारत के उपमहाद्वीप में एक विशाल अल्पसंख्यक जनसंख्या का होना अपने आप में कोई विचित्र बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं और अल्पसंख्यक नहीं है और अल्पसंख्यक केवल भारत में है, ऐसा कदापि नहीं है। यूरोप में भी ऐसे बहुत से देश हैं, पश्चिम में बहुत से देश हैं, जैसे रूस है, आयरलैंड, जर्मनी, अल्पसंख्यकों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक जटिलताओं से परिचित है। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का वास्तविक स्वरूप सांप्रदायिक है और इसे जन्म देने और जटिल बनाने में एक तीसरी ताकत का हाथ है। ना इसमें मुसलमान का हाथ है, ना हिंदू का हाथ है। तीसरी ताकत है ब्रिटिश हुकूमत। यहां पर जो अंग्रेजों का शासन था, उनकी नीति, पॉलिसी आपने बहुत बार पढ़ा भी है, फूट डालो राज करो। अब फूट इस ढंग से डाली उन्होंने, विष का बीज इस ढंग से बोया कि वो बेल जो है, विष बेल, आज बहुत विशाल हो गई। ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम 3 दशकों में, 20वीं शताब्दी की बात हो रही है विद्यार्थियों, और अंतिम 3 दशक लगभग गांधी जी जब राजनीति में आ जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें गांधी जी का कोई
कोई रोल है। गांधी जी चूंकि एक बड़ा व्यक्तित्व है तो बात को समझने में आसानी रहे, इसलिए, क्योंकि जब से वो उनका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मिलता है तो उसमें एक नई जान आती है, वो जन जन का आंदोलन बनता है। और गांधी जी वैसे भी दुनिया में जाने माने अहिंसा के पुजारी, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व महात्मा गांधी, इसलिए उनका नाम लिया है। तो ये आज़ादी से जो लगभग ऐसे मान्य विद्यार्थियों की लगभग 30 साल पहले का ये मसला सांप्रदायिकता का जो बिगड़ा, जिसकी अंतिम परिणति जो उसका उस समय आज़ादी से चूंकि पहले की हमने बात कही है अभी, वो जो परिणति हुई द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म से होती है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्रियान्वयन का जो परिणाम धर्म के आधार पर इस उपमहाद्वीप का विभाजन था, भारत का विभाजन था। 1947 में भारत 2 टुकड़ों में विभक्त हुआ और फिर 1971 में वो जो टुकड़ा भारत से अलग हुआ उससे एक टुकड़ा और अलग हो गया, बांग्लादेश। यह विद्यार्थियों एक ऐतिहासिक तथ्य है। मैं आपको पहले थोड़ा सा लेके जाता हूं, अंग्रेज नहीं आए उससे पहले। आप इतिहास पढ़ते हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पूर्व भारत के दोनों प्रमुख संप्रदाय नहीं कहें हम तो समुदाय कहें, भारत के दोनों प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक संघर्ष के उदाहरण नहीं मिलते। ठीक है, मुस्लिम शासन कर रहे थे मोहम्मद गौरी, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर वहाँ से एक सिलसिला चलता है, फिर मुग़ल आते हैं और वो सिलसिला औरंगज़ेब और उसके बाद औरंगज़ेब के जो उत्तराधिकारी हैं वो चलता है। उन्होंने मंदिर भी तोड़े, मुस्लिम शासकों ने मंदिर भी तोड़े, कई घृणित कर भी लगाए, कई समस्याएं आई, लेकिन उनका प्रतिरोध धर्म के आधार पर एक पब्लिक मैन ने कभी नहीं किया। राजा आपस में लड़ रहे थे, हिंदू राजा लड़ रहे थे, मुस्लिम राजा लड़ रहे थे, मुस्लिम लड़ रहे थे, हिंदू लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन भारत की जो प्रजा थी उस प्रजा में हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई द्वेष नहीं था। तिलक और टोपी को लेकर के, तिलक और दाढ़ी को लेकर के कोई द्वेष नहीं था, कोई नफरत नहीं थी। मंदिर तोड़ दिया तो उसका इल्जाम आम मुसलमान पर नहीं था, उसका इल्जाम उस सुल्तान पर था, बादशाह पर था। आम मुस्लिम नागरिक इनोसेंट ही था। और ये जो बहुत सारा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में वो कन्वर्टेड है, पहले वो सब हिंदू थे, बाद में जबरदस्ती उनको किसी प्रकार से मुस्लिम बना दिया गया। लेकिन मुस्लिम शासकों के विरुद्ध विरोध या विद्रोह मैंने एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कभी नहीं पढ़ा। केंद्रीय सत्ता के स्थिल पड़ते ही सामंत विद्रोह करते थे,
गवर्नर्स विद्रोह करते थे, जमींदार विद्रोह करते थे, और इन विद्रोहों से मध्यकालीन इतिहास भरा पड़ा है। परंतु मुस्लिम सत्ताधारियों के विरुद्ध इन चुनौतियों का आधार सांप्रदायिक नहीं था। किसी सामंत ने विद्रोह किया है तो वो सामंत हिंदुओं को कभी ये अपील नहीं कर रहा था कि हमारा मंदिर तोड़ दिया और तुम आओ और बस शस्त्र उठाओ और बदला लेते हैं। ये अपील पूरे इतिहास में, मध्यकाल के इतिहास में विद्यार्थियों कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, बाबर आया, बाबर ने जिहाद, कई बार मुस्लिम शासकों ने जिहाद की अपील की, लेकिन हिंदू शासकों ने कभी इस प्रकार की अपील नहीं की। और ये जो सामंत विद्रोह कर रहे थे, इनका नेतृत्व करने वाले कोई सामंत, वो हिंदू भी हो सकता था, मुसलमान भी हो सकता था, और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के हो सकता है अपने सम्राट के खिलाफ लड़ रहे हो। इनके नेतृत्व में युद्ध करने वाले सैनिक भी दोनों ही समुदायों के होते थे। मुस्लिम सामंत है, कोई बात नहीं, उसके हिंदू सैनिक भी लड़ रहे हैं। हिंदू सामंत है, उसके साथ में मुस्लिम सैनिक भी लड़ रहे हैं। महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम सूर खां, राणा सांगा की सेना में हसन खां मेवाती सेनापति थे। ये ऐसा कोई सीन था नहीं यहां पर विद्यार्थियों। किसी विशेष धर्म का अनुयायी होना उसकी स्वामी भक्ति में बाधक नहीं होता था। महाराणा प्रताप की दृष्टि में हाकिम सूर वो एक स्वामी भक्त सेनापति था। धर्म के आधार पर उस पर शंका नहीं की गई थी। राणा सांगा ने हसन खां मेवाती को अपना विशेष विश्वास पात्र, उसका जो सेनापति थे उसमें उसकी गिनती थी। इन तथ्यों का आधिकारिक पुष्टिकरण स्वयं साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1934 में आती है। उस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है विद्यार्थियों, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश प्रांतों की तुलना में भारतीय रियासतों के जो एरिया हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं है। बताइए, देश एक ही है, लेकिन जहाँ अंग्रेजों की रूलिंग है, जिसको ब्रिटिश भारत कहा गया, उस ब्रिटिश भारत में तो सांप्रदायिक तनाव है, लेकिन जहां हमारे राजा शासन कर रहे थे, देसी रियासतें जहां थी, वहां हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं था। अब जो बात मैंने जो पहले कही है, यहां साइमन कमीशन की रिपोर्ट से बात स्पष्ट होती है। एक अंग्रेज अधिकारी ये बात लिख रहा है, इसलिए इस बात को रेखांकित करने लायक ये बात है। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इसका कारण स्पष्ट था। देसी रियासतों में उस राजनीतिक, जो गंदी राजनीति जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में चल रही थी, उसका अभाव था। वो गंदी राजनीति ब्रिटिश प्रांतों में 20वीं सदी में हमें देखने को मिलती है, जो उन्होंने खुद क्रिएट की, मुसलमानों को उकसाया, और फिर जब मुस्लिम एकजुट होने लगे हिंदुओं के खिलाफ, तो फिर डिफेंस में हिंदू भी एकजुट होने लगे, और एक बड़ी समस्या इस देश के अंदर पैदा हो गई। सांप्रदायिक समस्या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिकता की बहुत बड़ी भूमिका है, और यह भूमिका ही इसके महत्व का परिचायक है। 19वीं सदी के
जो अंतिम, जो उसका हम यूँ कहे कि जो चौथाया हिस्सा है 1875 के बाद, और थोड़ा और पहले ले जाएं तो फिर 1857 के बाद ले लो, मुस्लिम समुदाय का भारत में नवोदित राष्ट्रीय आंदोलन और ब्रिटिश सत्ता के प्रति जिस ब्रिटिश प्रतिक्रिया का हमें परिचय मिलता है, उसका संबंध 1857 की घटनाओं से है। ठीक है, अंग्रेज जो अपना पॉलिसी मेकिंग किया भारत के इन दोनों समुदायों के संदर्भ में, वो 1857 उसका बेस है। यह लगभग सर्वमान्य तथ्य है कि ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि में 1857 की परिस्थितियों में भारत का प्रत्येक मुसलमान एक विद्रोही था। वो मुसलमान टारगेट पे आ गया। आधुनिक भारत के एक विदेशी इतिहासकार प्रोफेसर टॉमस मेटकाफ ने इतिहासकारों के बहुमत के दृष्टिकोण को यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि शासकों की दृष्टि में मुस्लिम नेतृत्व और षड्यंत्र के कारण 1857 का विद्रोह हुआ, जो प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में मुस्लिम हस्तक्षेप से राजनीतिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। अधिकतर समकालीन जो घटना को देखने वाले हैं, उन्होंने इसी मत को दोहराया है। वस्तुतः इस मत को पुष्ट करने में कई तथ्य सहायक भी थे। बात करें हम बहादुर शाह जफर की, 11 मई 1857 को 21 तोपों की सलामी के द्वारा अकबर और औरंगजेब की ही परंपरा में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया जाना। इसके अतिरिक्त अवध के जो विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उसके पुत्र विजरिस कादिर के हाथों होना। इसके अतिरिक्त रुहेलखंड का क्षेत्र रुहेला सरदार खान बहादुर खान द्वारा दिल्ली के बादशाह के अधीन नवाब ए नाजिम का पद ग्रहण करना, ये कुछ ऐसी बातें थीं जो ये संकेत दे रहा था कि विद्रोह में मुस्लिम नेतृत्व का एक रोल है। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा कि विद्रोह के उपरांत हिंदुओं की तुलना में मुसलमान ब्रिटिश दंड नीति के अधिक भुक्तभोगी बने। दिल्ली में हमें विशेष रूप से ब्रिटिश प्रतिरोध का विस्मयकारी उदाहरण दिखाई पड़ता है। न केवल बूढ़े बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, बल्कि उसके 3 लड़कों को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा कत्ल कर दिया गया, जो उसके शहजादे थे। इतना ही नहीं, 23 अन्य शहजादों को भी प्राणदंड दिया गया। लॉर्ड पामर्स्टन द्वारा दिया गया यह वक्तव्य है कि मुस्लिम संस्कृति से संबंधित हर भवन, विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंग्रेजों की क्या भावना थी मुसलमानों के प्रति, इससे अच्छा कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकता, और वो अंग्रेज दे रहा है। लॉर्ड पामर्स्टन द्वारा दिया गया यह वक्तव्य है कि मुस्लिम संस्कृति के हर भवन को, चाहे कला की दृष्टि से वह कितना ही मूल्यवान ना हो, मिट्टी में मिला दिया जाए। ये जो एक लाइन है, ये ब्रिटिश मनोभावना का एक पर्याप्त परिचायक है विद्यार्थियों। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं उसका एक दूसरा पहलू भी है। 1857 के उत्तेजनापूर्ण वातावरण में भी विचारशील ब्रिटिश अधिकारियों का एक वर्ग, जिसमें सर जॉर्ज कैम्पबेल
स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के नाम सम्मिलित हैं, जिन्होंने प्रारंभ से ही एक निश्चित समुदाय के ऊपर इस विद्रोह का संपूर्ण जिम्मा डालने का विरोध किया। कैम्पबेल के अनुसार भारतीय समाज का प्रभुत्व संपन्न वर्ग, जिसका ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अहित हुआ था, हिंदुओं की तरफ उसका इशारा है, जिम्मेदार था। यदि इसका नेतृत्व धार्मिक दृष्टि से कट्टर मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा हुआ होता तो वह पूछता कि बंगाल के फेराजी मत के अनुयायी या दक्षिण भारत के मोपला जो मुसलमान थे, बंगाल वाले भी मुसलमान थे, इन्होंने मोपला जनसंख्या ने इस विद्रोह में भाग क्यों नहीं लिया। इसके विपरीत हैदराबाद में निजाम रामपुर का नवाब और ढाका और करनाल के नवाबों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी शासन की भरपूर मदद की। स्वयं रुहेलखंड में, जहां की अधिकाधिक मुस्लिम जनसंख्या विद्रोह से संबंधित थी, पर सैयद अहमद खान ने बिजनौर के सदर अमीन के रूप में अपने एक मुस्लिम तहसीलदार सहयोगी के साथ विद्रोह दबाने में ब्रिटिश शासन सत्ता का साथ दिया। सर सैयद अहमद खान ने लॉर्ड कैनिंग आम मुस्लिम वर्ग के विद्रोह में सम्मिलित होने की मान्यता के विरुद्ध थे, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे। तो एक पक्ष मान रहा इन मुसलमानों को टारगेट कर रहा था, और दूसरा जो पक्ष है वो मान रहा था कि मुसलमान भी थे तो हिंदू भी इसमें थे, और केवल मुसलमानों को ही इस पे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, धन्यवाद।